पिछले लेक्चर में हमने रिसर्च के बारे में पढ़ा था। रिसर्च क्या होती है, रिसर्च का इंट्रोडक्शन और एक अच्छी रिसर्च में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक गुड रिसर्च किसे कह सकते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। सारी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी थी कि एक अच्छी रिसर्च तभी हो सकती है जिसमें तमाम सारी लास्ट लेक्चर की सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। उनमें से दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन मैंने उसमें बताया था, बाद में डिस्कस करूंगा, जो अलग से टॉपिक होता है और अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जिसमें पहला मैंने बताया होगा, एक रिसर्च जो अच्छी होती है उसमें वैलिडिटी होती है, वैधता होती है, और दूसरा उसमें रिलायबिलिटी होती है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या होती है वैलिडिटी, कितने टाइप की होती है वैलिडिटी, क्या होती है रिलायबिलिटी, कितने टाइप की होती है रिलायबिलिटी। इससे 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए कीवर्ड्स के साथ हम क्लियर करेंगे। किसी भी रिसर्च का वैलिड होना यानी वैध होना कहते हैं इसको, वैधता की जांच करने के लिए रिसर्च में उस रिसर्च का एक्यूरेट होना, एक वर्ड इसके साथ एसोसिएट हो जाता है। कीवर्ड समझें, जब भी वैलिडिटी की बात होगी तो आप बोलेंगे रिसर्च कितना एक्यूरेट है, कितना सही है। अच्छा, जब रिलायबिलिटी की बात करेंगे, किस पे रिलाई करा जा सकता है, किस पे भरोसा किया जा सकता है, तो रिलाई करने के लिए रिसर्च का क्या होता है, कंसिस्टेंट होना। बार बार अगर रिसर्च को हम अलग अलग तरीके से बार बार करेंगे तो बार बार एक जैसा रिजल्ट आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि रिसर्च की फाइंडिंग पे हम रिलायबिलिटी या रिलाई कर सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आई? वैलिडिटी का मतलब होता है, रिसर्च की वैलिडिटी का मतलब होता है कि रिसर्च कितना एक्यूरेट है, और रिलायबिलिटी का मतलब है रिजल्ट कितना कंसिस्टेंट है। आगे समझते हैं कुछ और कीवर्ड। वैलिड होना मतलब कि हम क्या वही उसी चीज की स्टडी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं जिस चीज के बारे में हमें स्टडी करनी थी। लेट्स से अगर मुझे किसी के मेंटल हेल्थ के बारे में रिसर्च करनी थी, लेकिन मैंने देखा कि रिसर्च करने लगा तो मैं तो किसी उसके फिजिकल हेल्थ की बात करने लग गया, उसके आईक्यू के बारे में बात करने लग गया, उसके क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में रिसर्च करने लग गया, तो हम बोलेंगे वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि जो हमने रिसर्च करनी थी उसकी तरफ तो आप रिसर्च कर ही नहीं रहे हैं। तो रिसर्च का मतलब होता है वी डू व्हाट वी आर सपोज टू डू, यानी हम वही कर रहे हैं जिसे हमें करना था या जिसे हम करना चाह रहे थे। ठीक है। वैलिडिटी मीन्स होता है मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, हम वही माप रहे हैं जिसे हमें मापने की बात करी गई है। यानी वैलिडिटी मतलब होता है एक्यूरेसी, हमारा रिजल्ट का फाइंडिंग कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, उतना ही रिजल्ट हमारा वैलिड होगा। कितना एप्रोप्रिएट आंसर हमारा आ रखा है, ये रिसर्च के वैलिडिटी से रिलेटेड टर्म है। कितना मीनिंगफुल हमने रिजल्ट निकाला है, कितना यूजफुलनेस है, ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड है, वैलिडिटी से रिलेटेड है। रिलायबिलिटी, अगर आपने देखा किसी मेथड को यूज करके आपने रिसर्च की कुछ फाइंडिंग पता करी, लेकिन बाद में दूसरे तरीके से ठीक है एक बार और करके देखें बोला, तो आपका जो रिजल्ट था वो पुराने रिजल्ट से बहुत ज्यादा डिफर कर गया, रिजल्ट में बहुत सारा वेरिएशन आ गया, तो आप रिलाई तो कैसे करेंगे उस पर? तो रिसर्च पे वैलिडिटी के साथ रिलायबिलिटी भी होती है। रिपीटेशन होना चाहिए। अगर रिलायबिलिटी होगी यानी अगर बार बार करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, तभी तो आप उसको प्रेडिक्टिव बना पाओगे और उस पर डिपेंड कर सकते हो। ठीक है। तो प्रेडिक्टेबल और डिपेंडेबल, कंसिस्टेंट होना, रिपीट होना, बार बार सेम रिजल्ट आना, ही किससे रिलेटेड है, रिलायबिलिटी से रिलेटेड है। यहां पर देखिए, लेट्स से ये हमारा एम है, यहां पर हमें निशाना लगाना है। एक इंसान जो निशाना लगा रहा है वो यहां पर लगा रहा है, इस किनारे पे। बोलिए क्या ये निशाना एक बार नहीं, इसने 10 बार निशाना लगाया है? बोलिए क्या उसी जगह पे निशाना लगा रहा है? बिल्कुल, लगभग उसी जगह पे निशाना लगा रहा है। मतलब ये अपने रिजल्ट को रिपीट तो कर रहा है, पर ये क्या सही निशाना लगा रहा है? नहीं, निशाना तो यहां लगाना था, अपने मेन एम से काफी भटक गया। क्या कहना चाह रहा हूं, अगर किसी रिसर्च में रिलायबिलिटी है, रिपीटेशन है, तो जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट भी हो, वैलिड भी हो। इसलिए पहले हम रिलायबिलिटी को चेक करने के बाद एक्यूरेसी की तरफ को जाएंगे, वैलिडिटी की तरफ को जाएंगे। शर्त सुनेंगे, अगर कोई रिसर्च रिलायबल है तो जरूरी नहीं है कि वो वैलिड होगी, पर हाँ अगर रिसर्च वैलिड है तो जरूर उसे रिलायबल भी होना चाहिए। समझ आ गए हैं? वैलिडिटी मतलब एक्यूरेट होना, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट होना। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार की होती है वैलिडिटी? वैलिडिटी कितने टाइप की होती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए कीवर्ड्स के साथ समझते हैं। सबसे पहला इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता कहते हैं। जब भी हम किसी रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी को चेक करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में, जब भी हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वेरिएबल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कितना है, यानी कोई भी इफेक्ट किस कॉज की वजह से हो रहा है, वो कितना अच्छे से कॉजलिटी को बता रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बता रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ, अगर कॉज का इफेक्ट सही है तो हम बोलेंगे इंटरनल वैलिडिटी है। तो याद रखें, इंटरनल वैलिडिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और एक्सटर्नल वैलिडिटी, अगर आपने किसी सैंपल पे कोई रिसर्च करी,
और उस रिसर्च को अगर इतनी अच्छी से आपकी रिसर्च वैलिड है, जो कि रिजल्ट जो भी आया उस सैंपल का, क्या उसे आप पूरे पॉपुलेशन पे बड़े साइज पे अप्लाई कर पाएंगे? अगर हाँ, तो यानी आप अपने रिजल्ट को जर्नलाइज कर पा रहे हैं, सैंपल के रिजल्ट को पॉपुलेशन पे अप्लाई कर पा रहे हैं, तो ऐसी वैलिडिटी को हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। समझ पाए हैं? इंटरनल वैलिडिटी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है, क्या सही कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है, तो इंटरनल वैलिडिटी होती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी बाह्य वैधता में देखा जाता है कि आप अपने रिजल्ट को क्या जर्नलाइज कर पाएंगे, सैंपल पे जो रिजल्ट आया है क्या उसको पॉपुलेशन पे भी अप्लाई कर पाएंगे, तो आप बोलेंगे आपके रिजल्ट में एक्सटर्नल वैलिडिटी है। अगला टॉपिक होता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी जैसे कि किसी एक्सपर्ट के पास लगी, मेरे को बोला कि सर मैं ये फिजिक्स का एक टेस्ट मुझे बनाना था, आप देखिए कैसा बना रखा है। सरफेस लेवल पे बिल्कुल ऊपर ही ऊपर देखने से ही पता लग जाएगा मुझे कि आपने ये जो पेपर जो सेट किया है बच्चों का जो है फिजिक्स के ऊपर कितनी पकड़ है देखने के लिए, तो मैं देखते ही बता दूंगा, कुछ बहुत सरसरी तौर पे निगाह डालते ही बता दूंगा कि ये वैलिड है या नहीं है। यानी जब भी फेस वैलिडिटी की आ रही है बात आती है, तो आप इन डेप्थ नहीं जाते हैं, केवल देखने से ही पता लगा लेते हैं कि ये वैलिड है नहीं है। दिख जाएगा कि यार ये वही मेजर कर रहे हो जिसे आप मेजर करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। यानी अपीयरेंस की बात हो रही है, अपीयर हो रहा है नहीं हो रहा है कि वो क्या है, ये केवल जजमेंट की बात होती है। जज करना, एक बार जज करके देख लो, गहराई से नहीं देखेगा इस पर एक्सपर्ट किसी भी, उसको ऊपर से जो भी आपने रिसर्च का डिजाइन सेट किया है वो डिजाइन देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें वैलिडिटी है या नहीं है। जैसे आपने किसी बच्चे की किसी क्लास में देखा कि यार हाँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक डिजाइन मैंने बनाया हुआ है। देखते हैं कि क्लास 12th के बच्चों में न्यूमेरिकल को बनाने के लिए कितनी एबिलिटी है, टेस्ट तुमने डिजाइन करा। अब मैंने उसको देखा, देखने से ही पता चल गया भैया कि इसमें वो बात है ही नहीं जो आप मापना चाह रहे हैं। आप न्यूमेरिकल की एबिलिटी को चेक करना चाह रहे थे, और टेस्ट में आपने जो स्टैंडर्ड तय कर रखा है बगल में पैमाने में कि हाँ इतने नंबर इसको हैंडराइटिंग में मिलेंगे, इतने नंबर इसको फिगर कैसे बना रखा है इसमें मिलेंगे, तो आपका पता चल गया भाई आप न्यूमेरिकल की एबिलिटी को टेस्ट करना चाह रहे थे, हैंडराइटिंग की तरफ कहाँ चले गए? क्या देखते ही बन जा रहा है कि ये वैलिड नहीं आएगा रिजल्ट। तो पहला हम समझ गए हैं फेस वैलिडिटी। दूसरा हम समझेंगे कंटेंट वैलिडिटी। नाम से ही पता चल रहा है कंटेंट, क्या आपका जो रिसर्च का डिजाइन आपने तय कर रखा है, क्या वो सभी पहलुओं को नाप रहा है, क्या मेजर सभी रिलेवेंट एस्पेक्ट्स को मेजर कर रहा है, क्या उसमें सभी कंटेंट भरा पड़ा है। जैसे आपने एक मैथ्स का टेस्ट लिया, अब हमें थोड़ा उसको गहराई से देखेंगे कि हाँ ठीक है सर मैथ्स का टेस्ट लेना है, देखते हैं क्या है। आपने बनाया टेस्ट में, उसमें सारी की सारी ज्योमेट्री लगा दी, क्या आपका कंटेंट वैलिडिटी होगा? नहीं भैया, आपने क्या उसमें ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज जांची है, क्या ये क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करे हैं, क्या अलजेब्रा इंक्लूड किया है, क्या कैलकुलस इंक्लूड किया है, वेक्टर को इंक्लूड किया है, सेट थ्योरी को इंक्लूड किया है, प्रोबेबिलिटी चेक के क्वेश्चन डाले हैं। अगर तो ये सारे की सारी चीजें आपने अपने टेस्ट में डाली हैं, तो हम बोलेंगे हाँ आपके टेस्ट पे कंटेंट वैलिडिटी है। वरना तो आपने बनाया है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए, सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के डाल दे, तो हम बोलेंगे इसमें कंटेंट वैलिडिटी नहीं है। दो चीजें क्लियर हुई हैं। फेस वैलिडिटी अपीयरेंस की बात करता है, सरसरी तौर पर देखने पर पता चल जाता है, जजमेंट की बात करता है। और कंटेंट वैलिडिटी सारे एस्पेक्ट को मापा है या नहीं मापा है इसकी बात करता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाता है। कंटेंट में सारे कंटेंट, कंस्ट्रक्ट में हम केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को नाप सकते हैं, ऐसी चीजों को नापते हैं जिनको हम डायरेक्ट नहीं नाप पाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट याद रख लो भैया, एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको नापने के काम आता है। इसका दूसरा नाम फैक्टोरियल वैलिडिटी या ट्रेट वैलिडिटी भी कहते हैं इसको। क्या होता है, जैसे किसी का मोटिवेशन नापना है, अब कैसे नापोगे मोटिवेशन? डायरेक्ट तो ना नाप पाओगे। इंटेलिजेंस नापना है, एंजाइटी नापनी है, डोमिनेंस नापना है, यानी जिन चीजों को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ हम पहले क्या बना देंगे, कुछ मेजर के लिए हम पहले से सेट ऑफ इंडिकेटर बनाएंगे। कुछ इंडिकेटर के आधार पर हम तय करेंगे कि इनमें वैलिडिटी है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की इंटेलिजेंस को नापना है, कैसे नापोगे? तो इसके लिए कुछ ट्रेट सेट करोगे, जैसे कि आप देख लोगे इसमें लॉजिकल रीजनिंग कितनी है, ये रीजन कितना अच्छे से कर पाता है, इसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी है, ये इसके पास विजुअलाइजेशन पावर है कि नहीं, किसी चीजों के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहा नहीं है। मार्क्स आप अलाइन कर दो, लॉजिकल रीजनिंग में कितने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितने हैं, न्यूमेरिकल बनाने में कितने हैं, विजुअलाइजेशन में कितने हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में कितने हैं। अगर इन सभी चीजों को आपने ट्रेट बनाया है, इनको इंडिकेटर बनाया है, तो इन इंडिकेटर को मार्क्स देके आप इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं। डायरेक्ट इंटेलिजेंस को नापने का कोई तरीका नहीं है। अगर तो ये सब चीजें कर रहे हैं, ऐसी चीजों को नापने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को नापने के लिए जिन्हें हम डायरेक्ट नहीं माप सकते, उसके लिए कौन सी वैलिडिटी आती है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आती है। अगला है क्राइटेरियन वैलिडिटी। नाम से पता चल रहा है किसी क्राइटेरिया के साथ सेट करना। क्राइटेरिया हमने पहले क्राइटेरिया बना दिया भैया कि ये हमारे क्वेश्चन का या हमारे जो
ये हमारे क्वेश्चन पेपर का ये क्राइटेरिया, ये बेंचमार्क है, ये स्टैंडर्ड है, और ये क्राइटेरिया फिक्स करने के बाद हम उसी को मेजर करते हैं, उस क्राइटेरिया से फिर कंपेयर करते हैं। अगर तो क्राइटेरिया के साथ अलाइन हो रहा है, क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्राइटेरियन वैलिडिटी है। आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार की होती है क्राइटेरियन वैलिडिटी। पहला है कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी का मतलब है सेम टाइम पे, अगर हम सेम टाइम पर हमने एक टेस्ट को डिजाइन करा, उसको प्री डिटरमाइंड क्या कहते हैं, अगर हमारे पास क्राइटेरिया है उसके साथ हम अगर कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे कॉन्करेंट वैलिडिटी है। याद रखेंगे, प्रेजेंट टाइम पे सेम टाइम पे दो टेस्ट बनाएंगे, एक टेस्ट जो हमने अभी बनाया, एक टेस्ट जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड पे था, उन दोनों को सेम टाइम पे कोरिलेशन देखेंगे उनके बाद रिजल्ट का, तो हम बोलेंगे कॉन्करेंट वैलिडिटी है। कॉन्करेंट वैलिडिटी का कीवर्ड है सेम टाइम पे एक टेस्ट और एक स्टैंडर्ड दोनों का कंपेयर किया जाएगा, कोरिलेशन देखा जाएगा। जैसे हमने किसी का आईक्यू नापना था, एक हमने बनाया और एक पहले से एडजस्ट करता होगा आईक्यू नापने के लिए कोई पैटर्न, दोनों को भी कंपेयर करेंगे। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, इसी क्राइटेरियन के अंदर प्रेडिक्टिव, क्राइटेरिया पहले से सेट है पर वो क्या किसी चीज के बारे में प्रेडिक्ट कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है, ये क्राइटेरिया पास होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे। ठीक है, आपने क्वालिफाई कर लिया है, अगर पेपर क्वालिफाई कर लिया है और बाद में पता चला जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे थे तब कुछ भी नहीं पढ़ा पा रहे थे, इसका मतलब नेट कैसे क्वालिफाई कर लिया आपने, यानी जो आपने टेस्ट बनाया था वो प्रेडिक्ट करने में फेल हो गया, क्योंकि इसलिए बनाया था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे और बाद में बन नहीं पा रहे हो। तो प्रेजेंट में अप्लाई करके हम कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। चलिए अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि आपका रिजल्ट कितना कंसिस्टेंट है, बार बार करने पर भी आपका रिजल्ट अगर रिपीट हो रहा है तो आप बोलेंगे आप पे, आपके रिजल्ट पे रिलाई किया जा सकता है। कैसे हम किन मेथड को यूज करके इवेल्युएट कर सकते हैं, माप सकते हैं कि टेस्ट में रिलायबिलिटी है। सबसे पहला टेस्ट रिटेस्ट। देखिए टेस्ट रिटेस्ट मेथड क्या है, आपने एक टेस्ट किया, रिजल्ट देखा, एक टेस्ट किया आपने, उसका फाइंडिंग पता कर ली, कुछ समय बाद, कुछ रीजनेबल गैप ऑफ टाइम के बाद आपने रिपीट किया टेस्ट, पता चला आपका रिजल्ट जो है बहुत ही वेरी कर गया, बहुत ही डिफर कर गया, तो आप बोलेंगे हाँ इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। अगर सेम टेस्ट को कुछ टाइम बाद रिपीट करते हैं तो आपका रिजल्ट भी सेम आना चाहिए, तो हम बोलेंगे आपके पास टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है। मतलब स्टेबिलिटी को बताना चाह रहे हैं, कीवर्ड देखेंगे, अगर बार बार अगर आप कर रहे हो सेम टेस्ट को सेम मेथड से सेम पॉपुलेशन पे और आपका रिजल्ट सेम आ रहा है तो आपका रिजल्ट स्टेबल है, यानी स्टेबिलिटी को मेजर करने का तरीका है टेस्ट रिटेस्ट। अगर एक टेस्ट किसी टाइम पे किया, बाद में कुछ समय बाद वही टेस्ट रिपीट किया और उसके बाद दोनों का रिलेशन देखा, तो अगर एग्जैक्ट रिलायबिलिटी टेस्ट रिटेस्ट की होगी तो आपका वैल्यू 1.0 आएगी, यानी एक आएगी रिकॉर्डिनेशन कोएफिशिएंट। क्या समझ गए टेस्ट रिटेस्ट? टेस्ट रिटेस्ट का मतलब होता है सेम टेस्ट को सेम पॉपुलेशन पे सेम सैंपल पे आप कुछ समय बाद यानी टाइम गैप के बाद करेंगे, रीटेस्ट करेंगे, तो आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी ऐसी हो जाएगी। स्प्लिट हाफ नाम से पता चल रहा है, आप अपने सैंपल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, आपके क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, जैसे 10 क्वेश्चन है आप इसमें ऑड इवन बना दो और पहले पार्ट का रिलेशन दूसरे पार्ट से देखो। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप स्प्लिट हाफ नाम से पता चला दो भागों में बांट के पहले भाग का और दूसरे भाग का आपस में कोरिलेशन देखेंगे, तो अगर आप वो कोरिलेशन सेम आएगा तो आपका रिलायबिलिटी होगी, आपके मेजर में आपका मेजर रिलायबल होगा, आपकी फाइंडिंग रिलायबल होगी। तो स्प्लिट हाफ नाम से पता चल रहा है सैंपल को, क्वेश्चनायर को, जो भी क्वेश्चन है उनको दो भागों में ऑड इवन करके कर सकते हैं, डिफिकल्टी इजी कर सकते हैं, कुछ डिफिकल्टी कुछ इजी का कॉम्बिनेशन का सेट बना दो और इसको आपस में कंपेयर कर लो। पैरेलल फॉर्म अगला है, पैरेलल फॉर्म, दो नाम से पता चला पैरेलली चलाओ, दो टेस्ट चलाओ, सेम टाइम पे दो टेस्ट चलेंगे। टेस्ट रिटेस्ट में जहां हम टेस्ट रिटेस्ट में बात कर रहे थे वहां एक टेस्ट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर रहे थे, लेकिन यहाँ सेम टाइम पे एक टेस्ट नहीं दो टेस्ट करेंगे और दोनों टेस्टों में देखेंगे कि कितनी कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पर इसी को दूसरा नाम अल्टरनेट फॉर्म। देखो एक टेस्ट आप कर रहे हैं, उसके अल्टरनेट में दूसरा टेस्ट करेंगे या उसी के इक्विवेलेंट में दूसरा टेस्ट करेंगे, तो इसे हम पैरेलल फॉर्म कहते हैं। सेम टाइम टू टेस्ट। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, मोर देन वन रेट पता चल रहा है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी यानी एक से अधिक पैमानों के स्तर पर अगर आपने अलग अलग पैमाने तय करे किसी एक फिनोमिनन को जानने के लिए, किसी एक फाइंडिंग को पता करने के लिए, आपके तरीके ये हैं, दूसरे के तरीके ये हैं, पर आपके तरीके और दूसरे के तरीके, आपके पैमाने और दूसरे के पैमाने को यूज करने के बाद फाइंडिंग में अगर सिमिलरिटी है, कंसिस्टेंसी है, तो आप बोलेंगे इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। क्या सभी के कीवर्ड के साथ आपने नोट कर दिया है? तो ये था, हमने पढ़ा आज वैलिडिटी के बारे में और रिलायबिलिटी के बारे में। वैलिडिटी मतलब एक्यूरेट है ना, वही मेजर करना जो चीज हम मेजर करना चाह रहे हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है बार बार करने पर रिजल्ट का रिपीट होना, कंसिस्टेंट होना। एक बात और सुन लो, रिलायबल हो जाने से चीज वैलिड नहीं हो जाती, पर जो चीज वैलिड होती है उसे जरूर रिलायबल होना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी, बस लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।